स्टूडेंट कैसे आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। ये क्वेश्चन आज दो बचा हुआ है जो आज 12 और 13 है। ये 12 और 13 चलेंगे। जो क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। एक वृत्त के परिगत मैंने वृत्त के बाहर एक त्रिभुज का निर्माण किया गया है। ये आपका प्रश्न में ही दिया गया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD जो है ना, रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा स्पर्श बिंदु का रेखा D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है। और ये त्रिभुज जो है वृत्त के बाहर है। परिगत माने बाहर होता है, परिगत माने बाहर होता है, तो वृत्त के बाहर बनाया गया एक त्रिभुज है जो ABC इस प्रकार है। आपको ज्ञात करना है AB और AC की लंबाई। ये AB है और ये AC है। AB और AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए बारी बारी से आते हैं, ज्ञात क्या करना है इस तरीक़ा से लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? AB बराबर AC, AB बराबर AC, यही आपको ज्ञात करके दिखाना है। AB बराबर AC ज्ञात करना है। और मान लीजिए यहाँ से हम इस तरीक़ा से फिगर ड्रा कर सकते हैं, इस तरीक़ा से, और यहाँ से इसको इसे मिला दीजिए। तो इसको नाम रख दीजिए, ये AD नाम है ही, इस तरीक़े से इसको नाम रख दीजिए E, इसको नाम रख दीजिए F, E और F। तो यहाँ से देखिए, अगर ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या 4 है, तो ये भी त्रिज्या होगा 4। ये भी क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या होगा, तो ये भी 4 ही होगा, ये भी 4 ही होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या 4 है तो ये भी 4, ये 4 है तो ये भी क्या होगा? 4 ही होगा। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ये लंब है तो इसको बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का निर्माण करेगा। जब ये 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है, त्रिज्या पर स्पर्श रेखा से खींची गई त्रिज्या से होते हुए जो जाते हैं वो लंब का निर्माण करते हैं। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री क्या करेगा? निर्माण करेगा, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या पर ही है, स्पर्श रेखा ही है। स्पर्श रेखा से खींची गई लाइन त्रिज्या पर 90 डिग्री का निर्माण कराता है। ये पिक्चर समझ गए होंगे। यहाँ से लिखेंगे कि यही बराबर F होगा, क्योंकि इस तरीक़ा से हम बताए थे आप लोग को कि इस तरीक़ा से जो निर्माण होता है, A B बताते हैं डेली कि PA बराबर PB जब हो सकता है तो A बराबर F भी होगा, क्योंकि ये सर्कल और सर्कल पर खींचा गई लंब है, स्पर्श रेखा से खींची गई लंब। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि माना कि AE बराबर AF x मान लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? AE बराबर F को x मानते हैं, यहाँ x कर देते हैं, मान लेते हैं। फिर यहाँ अगर मान लीजिए कि जो यहाँ ये होगा, ये भी तो वृत्त पर सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो जितना CD उतना होगा वही क्या होगा? CE होगा। तो यहाँ लिखेंगे पर में 10.2 से। तो यहाँ जब पर में 10.2 कहता है कि CD बराबर C होगा, BD बराबर BF होगा और AE बराबर AE होगा। इस तरीक़ा से हम परमेय से बोल सकते हैं। और लंब भी बता सकते हैं कि लंब देखिए कौन सा लंब है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि OE लंब है AC पर। क्या बोलेंगे? OE लंब है AC पर, OE लंब है AC पर। इस तरीक़ा से OD भी लंब है BC पर, OD लंब है BC पर। और कौन सा लंब है? हाँ, एक OF लंब है SB पर, OF लंब है AC पर। OF भी जो है ये OF है, लंब है AC पर। ये सब सारे लंब है, तो लंब है तो सभी क्या करेंगे? 90 डिग्री का निर्माण करेंगे। यहाँ पर मैं चलिए पर में 10.2 से, जब पर में 10.2 से चलेंगे तो यहाँ आप बोल सकते हैं
यहाँ DC और BD का मान भी दिया गया है, तो पहले लिख लेते हैं कि DC बराबर 6 और BD बराबर कितना है, ये 8 है। DC या CD बोलिए 6 है, BD या DB बोलिए 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये लिख दिए हैं। यहाँ लिखा गया है वही जो दिया गया है। अब जब चलेंगे तो AD जो होगा, ठीक है, यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि जो CD होगा वही CE होगा। CD बराबर CE हो सकता है, CD बराबर CE हो सकता है। देखिए जितना CD होगा उतना ही CE होगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि CD बराबर CE, CD बराबर क्या होगा, CE होगा 6, और जितना BD होगा उतना ही क्या होगा, FB होगा। BD बराबर ही क्या होगा, FB होगा, कितना होगा 8। क्योंकि देखिए BD बराबर ये इसलिए होगा क्योंकि BD क्या है, ये सिर्फ इतना को देखेंगे, इतना को, तो जब इतना को देखेंगे तो जितना BD है उतना ही क्या है, FB है। अब यहाँ से कहा AE बराबर हम AF दिखाई दिए थे, AE बराबर AF दिखाया गया है, तो यहाँ तक ही क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से क्या कीजिए कि यहाँ से चलेंगे तो ACO अगर त्रिभुज में चलेंगे, एक बार ACO में चलिए, एक बार ACO, अब एक बार चलेंगे ABO में। तो आइए यहाँ से चलते हैं, ACO का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल, ACO का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से क्या करेंगे, निकालने का काम करेंगे। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ से ACO 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, तो देखिए 1/2 तो 1/2 हो ही गया। आधार इसमें क्या होगा, जब इसमें चलेंगे तो आधार ACO में जब चले हैं, ACO तो ये सामने है, तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। अब आधार यहाँ से लाना होगा, तो आधार आप किसको क्या माने थे, तो देखिए एक ACO में तो ऊंचाई तो 4 हो गया जो है ACO। अगर ACO में चलेंगे, ACO में तो ऊंचाई 4 हो गया, आधार क्या होगा, देखिए तो जितना हम बोले थे कि 6 है, क्या है, x है, तो आधार हो गया, ऊंचाई ये है 4। तो ACO में जब चलेंगे तो आधार गुना ऊंचाई, तो 1 ये क्या होगा, आधार क्या होगा, ये ही ना होगा AC, तो AC कितना है, ये 6 है, तो CE भी 6 है, तो 6 + x हो जाएगा, तो 6 + x गुने 4, तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2x + 12, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। 2x + 12 जो होगा ये समीकरण क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। 2x + 12 समीकरण फर्स्ट होंगे। आइए अब फिर चलते हैं, जब ACO में चले थे इस बार फिर चलेंगे OC, फिर चलेंगे OCB में। देखो OCB में चलते हैं, OCB में, तो पुनः चलेंगे OCB में जब चलेंगे तो OCB में भी लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। OCB में जब चलेंगे, OCB में चलेंगे तो लिखेंगे, चलिए OCB का क्षेत्रफल का होगा, तो 1/2 गुने आधार कितना होगा, 8 × 6 = 14 होगा। और OCB में चलेंगे तो कितना, ऊंचाई कितना होगा, 4 होगा, तो 4, तो 2 से कट गया 2, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब चलिए OAB में बोले थे ना, OAB में चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ से OAB में त्रिभुज OAB में चलेंगे, त्रिभुज OAB में चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ से OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल लिखो, OAB का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2, OAB का क्षेत्रफल 1/2 गुने OAB में। तो देखो OAB में जब चले हैं तो यहाँ से क्या होगा,
ये जो 8 है यही 8 होगा, बी एफ बताया था ना, वी एफ हाँ एफ बी, ये भी 8 है तो 8 प्लस एक्स होगा, तो 8 प्लस एक्स, अब उन्हें ऊंचाई कितना है 4 है, ओ ए बी में चलेंगे तो ऊंचाई कितना होगा 4, तो 4 तो 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 16, 2 से गुना करेंगे 2x और 8 से करेंगे 16x, तो ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड। अब एक में चलेंगे त्रिभुज ए बी सी, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो आइए त्रिभुज ए बी सी में जब चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में जब त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार, 1/2 गुने आधार लिखेंगे। जब ए बी सी का लिखेंगे तो यहाँ सारे को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, जितना भी अगर लाए हैं समीकरण उस सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यहाँ इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, तीनों त्रिभुज का निकाल लिए ना 1 2 3 का, तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो यहाँ से निकलेगा क्या क्या निकलेगा, चलो 2x प्लस 12 था तो लिखो 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16, तो यहाँ से जोड़ने के बाद क्या आएगा, 2x और 2x 4x और 28 तो 30 40 56, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 आएगा, क्या आएगा x प्लस 14, ही हो जाएगा समीकरण 4। ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, तो यहाँ से चलिए हो गया त्रिभुज ए बी सी का भी क्षेत्रफल क्या हो गया, निकल गया। जब ए बी सी का निकल गया यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ क्या बोलेंगे कि ए बराबर क्या आया, ए बी सी, तो देखिए ए बराबर हो सकता है x प्लस 6, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में कि ए बराबर मान लो x प्लस 6, ए मान लो ये है बी है इसी है, तो ए बराबर बोल सकते हैं x प्लस 6, बी बराबर क्या बोलेंगे x प्लस 8, बी बराबर क्या बोलेंगे x प्लस 8 या 8 से 14 भी बोल सकते हो, और सी बराबर बोलेंगे x प्लस 8, इसको मान लिए, इसको a मान लिए, b मान लिए, c मान लिए, तो a को देखो x प्लस 6 है, b को देखो 14 है और c को देखो x प्लस 8 है, ये 8 तो ये भी 8 होगा, ये 6 तो ये भी 6 होगा, तो यहाँ से हम ए बी सी मान लिए। यहाँ से अब क्या करेंगे, एस निकाल लेंगे, एस का मतलब है कि परिमाप निकाल लीजिए, ए बी सी का परिमाप निकाल लेंगे, यहाँ से सभी को जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ के s/2 होता है, सभी ए बी सी सभी को जोड़ के और 2 से भाग देने पर यहाँ से परिमाप निकल जाएंगे। इस तरीका ये वाला फार्मूला से हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला से हम निकाल लेंगे इसको, एस परिमाप निकाल लेंगे। तो जब ए बी सी फार्मूला पर निकालेंगे तो इस सबको जोड़ेंगे, x प्लस 6 14 प्लस x प्लस 8/2, क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद निकाल लीजिए 14 26 28 और 2x, तो 2x प्लस 28/2 होता है होगा। तो यहाँ से जब इतना करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 आएगा /2 और 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा x प्लस 14। s जब x प्लस 14 हो गया, x क्या हो गया, x प्लस 14, तो अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब निकाल सकते हैं, a से निकालिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला आप लोग सुने होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सारे के सारे मल्टीपल में होते हैं। यहाँ से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब एस कितना आया था यहाँ से, तो देखिए एक्स आया था आपको x प्लस 14 आया था, एस आया था, और ए बी सी का क्षेत्रफल भी हम निकाल लेते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 14, तो ए बी सी के क्षेत्रफल की जगह ये रख देंगे और दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। दोनों को बराबर करने के बाद ये ज्ञात हो जाएंगे। तो आइए यहाँ से x प्लस 14 एस है, फिर एस में से ए घटाना है, ए कहाँ है ये, तो देखो एस में से अगर हम एस है, एस कितना है x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 हो गया,
फिर देखो एस कितना है, एक्स प्लस 14 है, और माइनस है बी कितना है 14। फिर देखो एस कितना है, एस एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 लिखेंगे, और सी कितना है माइनस एक्स माइनस 8 होगा। इस तरीका से क्या होगा, अंदर रूट होगा। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है यहाँ हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 14, यही ना निकाले थे 4 इंटू एक्स प्लस 14। तो चलिए 4 इंटू एक्स प्लस 14 को भी रखिए, यहाँ से क्या कर लीजिए ज्ञात कर लीजिए, ये एक्स प्लस 14 है इसी रह जाएगा। अभी यहाँ से देखो एक्स है, एक्स कटेगा, 14 में से 6 गया 8 आएगा। फिर देखो 14 से 14 कट गया, यहाँ एक्स बचा। फिर यहाँ देखो एक्स से 1 कट गया 6 बचा। इस तरीका से बच गया, ये अंदर रूट है। क्या है, अंदर रूट है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 14 रहने दीजिए, और इसको एक्स प्लस 14 है ही, इसको 8 छक्के 48 एक्स कहेंगे, 48 एक्स, ये अंदर रूट में है। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो कल लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कीजिए वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग करेंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 बचेगा, अभी क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, अब यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 14, देखिए इस तरीक़ा से। और यहाँ 48 एक्स है, 48 एक्स रहेगा। तो देखो एक्स प्लस 14 इसमें 2 है, एगो में एगो है, तो एगो कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या 4 इंटू एक्स प्लस 14 बचेगा, और ये हो जाएगा 48 एक्स। यहाँ से गुना कर लेंगे तो 4x प्लस 14 चौके 56 होगा, बराबर 48 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48 एक्स। या 4 से यहाँ ही काट देते हैं, 4 से काट देते हैं तो 12 हो जाएगा। चलो देखिए ये 4 से यहाँ काट सकते थे 12, तो यहाँ से क्या बचता x प्लस 14 बराबर 12x। क्या बचता 12x। देखिए 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से 16 से इसको काटते तो ये 3 बार में कट जाता। तो यहाँ से हो जाता क्या x प्लस 14 बराबर 3x। x को उधर भेज देंगे तो 3x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 14, तो यह आ जाएगा 2x बराबर 14। x बराबर क्या आ गया 7, x बराबर क्या आ गए 7 आ गए। आपको निकालना क्या था AB और AC। तो देखिए AB कितना है, AB क्या यहाँ से मान बोल सकते हैं, AB बराबर क्या है x प्लस 8 है, x का वैल्यू कितना है 7 प्लस 8, तो हो जाएगा 15। फिर AC है, तो AC है x प्लस 6, x प्लस क्या है 6 है, तो यहाँ से बोलेंगे 7 प्लस 6 हो जाएगा 13। यही आपको क्या करना था, निकालना था। यही निकल गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और इसको आज क्या करेंगे समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए प्रश्न करा कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत जैसे वृत्त है, वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बनाया गया है। तो इस तरीका वृत्त बनाइए, पहले इस तरीका से वृत्त बनेगा। वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है, वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। इस तरीका से वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज का निर्माण कीजिए। इस तरीका से वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज का निर्माण होगा, ठीक है। उसके नाम भी रख दो A, B, C और D। जहाँ जहाँ यहाँ टच कर रहा है यहाँ भी नाम कुछ रहेगा। यहाँ मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ये और S है। इसी को कह रहा है कि केंद्र पर समपूरक कोण बनाता है। केंद्र पर ये यहाँ भी एक सेंटर भी होगा जो वृत्त बना होगा। इस तरीक़ा से सेंटर होगा, तो सेंटर पर भी कह रहा है कि समपूरक का निर्माण करता है। वही आपको क्या करना है, जांचना है।
समपूरक बनाता है या नहीं, इसका क्या नाम होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। आई केंद्र पर समपूरक कोण का निर्माण करते हैं। इस तरीके से इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो देखिए यहाँ से हम क्या किए हैं, विकर्ण खींच दिए हैं। ये चतुर्भुज है तो क्या होगा, इसका विकर्ण भी होंगे। तो यहाँ से कह रहा है कि एक ये कहाँ केंद्र पर संपूरक कोण बनाते हैं। ये केंद्र है, मान लीजिए ये जो होगा ये 180 डिग्री का निर्माण करेगा। ये केंद्र पर संपूरक का निर्माण करते, अगर ये कोण अगर मान लीजिए ए ओ डी अगर होगा, ए ओ डी अगर लेके चलेंगे तो ये अगर 90 तो ये भी 90 होगा। ये तब जाकर क्या करेगा, केंद्र पर समपूरक। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री का निर्माण करना। तो ये समपूरक कोण बनाते हैं केंद्र पर, तो वही आपको क्या करना है, दिखाना है। तो आइए लिखते हैं, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है समपूरक कोण। सिद्ध क्या करना है आपको, समपूरक कोण का निर्माण करना है। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी। अगर ए ओ बी दिखाएंगे तो फिर यहाँ से दिखाना होगा डी ओ सी। अगर ए ओ डी दिखाएंगे तो यहाँ से दिखाना होगा बी ओ सी। ये दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री का निर्माण कर देंगे। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस, अगर ए ओ बी दिखाया तो इसी का सामने दिखाना होगा एंगल डी ओ सी। क्या दिखाना होगा, एंगल डी ओ सी। कितना दिखाना होगा, समपूरक। समपूरक का मतलब 180 डिग्री आपको सिद्ध करके दिखाना होगा इस तरीका से। तो यहाँ से इसका नाम भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ से चलेंगे हम त्रिभुज। अगर आपको चलना है तो त्रिभुज यहाँ से चलिए ओ एस डी में चलेंगे इस तरीका से, और फिर एक बार चलेंगे ओ डी आर में। ओ एस डी और ओ डी आर, ये क्या है, आर है। तो देखो ओ एस डी और ओ डी आर में अगर चलते हैं लिखेंगे कि त्रिभुज ओ एस डी तथा ओ डी आर में, ओ डी आर में अगर आप चलते हैं, ओ एस डी और ओ डी आर में अगर आप चलते हैं तो देखेंगे कि ओ एस डी के लिए और ओ डी आर के लिए ओ डी जो है दोनों में है। क्या है, ओ डी दोनों में है। और फिर इसमें ओ एस और ओ आर दोनों में त्रिज्या है। तो लिखेंगे कि ओ एस बराबर ओ आर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। और ओ डी दोनों में है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ओ डी उभयनिष्ठ है। ओ डी क्या है, उभयनिष्ठ है। ओ डी उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये दोनों में है तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ होगा। और आपको क्या दिख रहा, ओ एस डी में, हाँ तो देखिए ओ एस डी और ओ डी आर में चलेंगे तो डी आर बराबर डी एस दिखेंगे, क्योंकि ये वृत्त के लिए देखिए स्पर्श रेखा डी एस और स्पर्श रेखा डी आर दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये विकर्ण है। विकर्ण के स्पर्श रेखा डी एस बराबर डी आर होगा, क्योंकि यह स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसको बोल सकते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम आपको बता दिए थे कि इस तरीका से ही खींचा गया है ना। ये देखिए खींचा गया इस तरीका से, वृत्त है, वृत्त कैसे खींचा गया है। तो ए पी है, ये बी है, तो बोले थे कि पी ए बराबर पी बी होगा यहाँ। तो ये देखिए पी ए बराबर पी बी नहीं है, तो इस तरीका से ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो डी एस बराबर डी आर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि जो ये त्रिभुज जो है ना, ओ एस डी और ओ डी आर, बोलेंगे कि त्रिभुज ओ एस डी सर्वांगसम हो जाएगा ओ डी आर। कैसे सर्वांगसम हुआ, तो देखिए तीनों का साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, इस तीनों दोनों त्रिभुज का बराबर है। तो इसको बोल सकते हैं इस चूँकि साइड 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 से क्या हुआ, ये सर्वांगसम हुआ है। कैसे हुआ है, साइड 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 से सर्वांगसम हुआ है। तो इसको आप बोल सकते हैं कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम हुआ है, तो 6 और एंगल 5 क्या हो गए, बराबर। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल 6 बराबर हो गया एंगल 5। तो इसी प्रकार अब जब 6 5 है सभी त्रिज्या और स्पर्श रेखा हैं, तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि सारे जितने भी होंगे ये बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि इसी प्रकार जो होगा, इसी प्रकार क्या होगा, जिस तरीका से 6 और 5 बराबर हुए उसी प्रकार से 4 और 3 भी बराबर होंगे आपस में। क्या होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 3 होगा। जिस तरीका से 4 और 3 बराबर है
उसी प्रकार से एंगल 2 और 1 होगा, ये 2 और 1 भी तो एक ही में ना है जी, इसना तो इसमें देखिए तो ई और ए बराबर हुआ, तो इसमें ई और ए होगा, तो एंगल 2 बराबर भी बोल सकते हैं एंगल 1, और एंगल 8 और 7 भी बराबर होगा, तो एंगल 8 बराबर का होगा एंगल 7। अगर इतना फिर से अगर इसको बराबर करना होगा तो इस तरीके से इतना 3 बार और करना होगा, तब जाकर दिखा सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि जिस तरीका से ये स्पर्श रेखा है उसी तरीके से ये भी है, सेम टू सेम ये तीनों हैं, तो तीनों जब हैं तो अलग अलग इतना दिखाने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार बोल सकते हैं कि 7 जो होगा 8 का 1 और 2 का होगा, इस तरीके से एंगल बोल सकते हैं। जब इतना बराबर आप कर ही लिए हैं तब इस सभी को अगर हम जोड़ देंगे, अगर पूरा एंगल को जोड़ देंगे तो वृत्त केंद्र पर कितना डिग्री का निर्माण करता है, तो 360 डिग्री का। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सारे एंगल को ऐड कर दीजिए, और एंगल को ऐड कर दीजिएगा तो केंद्र पर बोला जाता है कि 360 डिग्री का निर्माण करता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 8 तक जाएंगे, और सारे को जोड़ने के बाद 360 डिग्री का निर्माण करेंगे। कितना डिग्री का निर्माण होगा, 60। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि एंगल 1 के जगह पर 2 भी लिख सकते हैं, और 2 के जगह पर क्या करेंगे, 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए एंगल 1 है और एंगल 2 के जगह पर भी 1 लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस है। अब एंगल 3, अब एंगल 3 के जगह 4 भी रख सकते हैं, 4 के जगह 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 की जगह फिर 4 कर सकते हैं। आपको चाहिए क्या था, सिद्ध करना ए ओ बी और डी ओ सी। देखिए ए ओ बी चाहिए और फिर डी ओ सी चाहिए, तो हमको 4 और 5 चाहिए और 1 और 8 चाहिए, तो 1 को तो रख लिए। यहाँ पर अब 4, 3 की जगह पर 4 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ 4 चाहिए ना, डी ओ सी लिखे। नहीं तो ए ओ डी भी निकाल सकते थे और सी ओ बी भी निकाल सकते थे, तो फिर 2 और 3 को रखते और 1 और 8 के इस तरीके से रखते। तो यहाँ से अब 4 चाहिए आपको, तो यहाँ 3 की जगह भी क्या कर सकते, एंगल 4 रख लीजिए, एंगल 4 है ही। और आपको क्या चाहिए, एंगल 5 चाहिए ना, डी ओ सी दिखाना है तो डी 5, तो एंगल 5 की जगह एंगल 5 रखिए। एंगल 6 की जगह भी क्या कर सकते हैं, एंगल 6 की जगह भी एंगल 5 लिख सकते हैं। फिर आपको क्या चाहिए, एंगल ए ओ बी दिखा रहे तो 8 चाहिए, तो एंगल 7 की जगह पर भी एंगल 8 लिख सकते हैं। यहाँ दिखाया गया एंगल 8 प्लस एंगल 8 बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे, 2 एंगल 1 हो गया, 2 एंगल 4 हो गया, 2 एंगल 4। फिर यहाँ से 2 एंगल 5 देखेंगे और 2 एंगल 8 दिखेंगे, बराबर कितना, 360 डिग्री। यहाँ से क्या कीजिए कि सारे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर का हो जाएगा, ब्रैकेट में डाल दिए 360। तो यहाँ से 2 से क्या कटेगा, 180 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 8, एंगल 1 एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर कितना, 180 डिग्री। अब आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 को देखिए। अच्छा, एंगल 4 ले लिए हैं, ठीक है। तो एंगल 1 को और एंगल 8 को एक पास रखिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 को एक पास रखिए, 180 हो जाएगा। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 8 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए ओ बी, और एंगल 4 और 5 में देखिए तो कि 4 और 5 में क्या है ये, तो डी ओ सी, एंगल क्या है, डी ओ सी, लिख देंगे एंगल डी ओ सी। और कितना डिग्री दिखाना था, 180 डिग्री। ये देखिए दिख गया 180 डिग्री। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। क्या करना था, प्रूव्ड करना था। बस ज़्यादा इजी नहीं, ये हार्ड नहीं था। बस इसको भी दिखा सकते थे, ए ओ डी को और बी ओ सी को भी दिखा सकते थे कि 180 डिग्री का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ उसी तरीक़ा से लिख रहा था, फिर उस तरीक़ा से दूसरा कोण में चलते हैं और यहाँ दिखा सकते थे। स्पर्श रेखा दिखिए गया, उभयनिष्ठ त्रिज्या दिखाना था, बाद बाकी सभी को जोड़कर केंद्र पर 360 डिग्री का निर्माण करते हैं। तो यहाँ क्या किए, बराबर करके 360 डिग्री का कर दिए और बाद बाकी जो आपको चाहिए था उस अनुसार मान निकाल लिए। चलिए दोस्तों, आज ये चैप्टर समाप्त हो गए हैं। कल से मिलेंगे 11 चैप्टर 11.1 कल लेकर आएंगे। और जो भी इससे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे जरूर जाकर पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 10th चैप्टर तक सारा पढ़ाया गया है, इससे पहले सारे टॉपिक पढ़ा दिया गया है। कल से मिलेंगे 11 के साथ, अब अक्टूबर तक सिलेबस समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद।